तो एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि भूख न लगना या मंदाग्नि इसको कहते हैं। मंद अग्नि दो शब्दों से मिला है, मंदाग्नि इसको बोलते हैं। ये एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया है ये। और इसको मंदाग्नि कहते हैं। या और सरल शब्दों में कहें तो भूख न लगना इसको बोलते हैं। किसी को पेशेंट हमारे पास, ये कोई डिजीज नहीं है, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सिम्टम्स में दिखती है। मरीज हमसे आकर के बोलता है कि क्या भूख नहीं लग रही है, तो कैसे ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम करेंगे। कोई मरीज आकर के बोल रहा है कि हमें भूख नहीं लग रही है, तो कौन सी दवाई हम दे सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या चिकित्सा जो है वो है, जो भूख न लगने की चिकित्सा जो है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या हो सकती है किसी को अगर भूख नहीं लग रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से हमें सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करनी है। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, सेकेंड होता है ऑर्गेनिक, थर्ड होता है प्रिंसिपल, इसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में करते हैं किसी भी रोगी का। तो एनोरेक्सिया का मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित, यानी कि एक निश्चित मात्रा में भोजन जो है इंसान लेता है। एक क्वांटिटी होती है, हर इंसान की एक निश्चित मात्रा होती है। उस मात्रा से कम, यानी कि जो मात्रा है दैनिक जो इंसान भोजन करता है उस मात्रा से कम मात्रा उसकी हो जाए, या भोजन करने की इच्छा ही कम हो जाए। दो कंडीशन आती है, या तो भोजन जितनी मात्रा में दैनिक पर डे करता है उससे कम हो जाए, या बिल्कुल भोजन जो लेने का जो इच्छा है वो इच्छा ही कमी होते चले जाए। तो इसी को क्या बोलते हैं, यही एनोरेक्सिया है, भूख की कमी है। इसी को हम बोलते हैं कि ये एनोरेक्सिया है या भूख की कमी हम इसको कहते हैं। अब इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिम्टम्स क्या होगा, सिम्टम्स यही होगा कि भूख नहीं लग रही, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख का न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाए, भूख न लगे उसको, इच्छा न हो, भूख की इच्छा न हो। ना होना, यानी कि लॉस ऑफ डिजायर ऑफ द फूड, ये डिजायर उसको खत्म हो जाए, भूख की इच्छा खत्म हो जाए, डिजायर भी खत्म हो जाए, या जिस मात्रा में खाता है वो ना खाए। तो ये इसमें सिम्टम्स आते हैं। अब
कैसे हम इसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीट करेंगे और इसके पीछे क्या क्या अंग होते हैं और कौन कौन से कारण होते हैं इसके होने के, यानी कि इसके होने के पीछे क्या कारण है और कौन से अंग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें जो है जो कारण होता है इसके पीछे, दो प्रकार के कारण हमने डिफाइन किए हैं। पहला कारण है कि इंटरनल है और सेकेंड एक्सटर्नल, यानी कि ये आंतरिक कारण है कि इंसान को भूख न लगे, और एक बाह्य कारण है। तो आंतरिक कारण क्या क्या हो सकता है इसको, तो आंतरिक कारण जो है इसमें स्टमक में सूजन, इन्फ्लामेशन, यानी कि एक्यूट या क्रॉनिक, आमाशय में सूजन, स्टमक आमाशय में सूजन, आमाशय में सूजन, इन्फ्लामेशन इन स्टमक, एक्यूट या क्रॉनिक, तो आमाशय में किसी के सूजन हो, उसके बाद आमाशय में घाव, आमाशय में घाव, इन्फ्लामेशन, अल्सर, आ रहा है समझ में, और उसके बाद स्टमक का कैंसर, यानी कि डिजीज ऑफ द स्टमक, इंडाइजेशन, ये अल्सर हो गया, कैंसर हो गया, और क्या हो गया, इंडाइजेशन, यानी कि अपच। तो ये स्टमक की बीमारी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, लीवर की बीमारियां, डिजीज ऑफ द लीवर, तो लीवर में हेपेटाइटिस, एब्सेस ऑफ द लीवर, कैंसर ऑफ द लीवर, फाइब्रोसिस ऑफ द लीवर, सो मेनी डिजीज ऑफ द लीवर, जॉन्डिस, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो लीवर की हो जाए, तो लीवर के कारण किसी को भूख नहीं लग रही। डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइन, आंतों की बीमारियां, यानी कि लीवर, इंटेस्टाइन, आंतों की बीमारियां, इंटेस्टाइन की डिजीज, जिसमें कि आपकी इंटेराइटिस, आंतों में सूजन हो जाना, इंटेराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, वर्म, बच्चों में वर्म वगैरह होते हैं, वर्म, तो ये इंटेस्टाइन, यानी कि इंटरनल में आपका स्टमक हो गया, लीवर, इंटेस्टाइन, यानी कि आपकी आंत हो गई और लीवर हो गया, स्टमक हो गया। लीवर से जुड़े रोग, तो लीवर से जुड़े रोग में जॉन्डिस हो सकता है, समझ में, यानी कि फंक्शनल डिजीज ऑफ द लीवर एंड स्ट्रक्चरल डिजीज ऑफ द लीवर। इंटेस्टाइन की फंक्शनल डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइन, स्ट्रक्चरल डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइन।
स्टमक की फंक्शनल डिजीज हो सकती है, स्ट्रक्चरल डिजीज हो सकती है, यानी कि स्टमक के क्रिया में या रचना में अंतर आ सकता है, लीवर की क्रिया या रचना में अंतर आ सकता है, उसके कारण से चीजें हो सकती हैं उसको। अब लीवर, तो यहां जो आर्गन्स होगा, आर्गन में क्या होगा, लीवर हो गया, स्टमक, इंटेस्टाइन, यानी कि लीवर, स्टमक और इंटेस्टाइन। और ये तो इंटरनल कारण हो गए, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि फीवर, बुखार में भूख नहीं लगती है, सो मेनी डिजीज, स्लो द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म किसी का स्लो हो जाए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में, अरे समझिए कि जो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए तो भी भूख नहीं लगती है। उसके बाद फीवर, फीवर में भूख नहीं लगती है किसी को, कि फीवर हुआ तो भूख नहीं लगेगी। उसके बाद आता है एक्सटर्नल कारण। तो एक्सटर्नल कारण क्या क्या हो सकता है? एक्सटर्नल कारण में ओवर डाइटिंग, ओवर डाइटिंग, ओवर डाइट, ओवर डाइटिंग, फैटी फूड डाइटिंग, यानी कि फैटी डाइट, फैटी डाइट हो गया, ओवर डाइटिंग हो गई, फैटी डाइट हो गया, और क्या कि एल्कोहल, मदिरा, एल्कोहल, बहुत लंबे समय तक कोई एल्कोहल पीता है तो उसको भी भूख लगना कम हो जाता है, एल्कोहल हो गया। उसके बाद भय, चिंता, दुख, ये भी कारण है, भय, चिंता, दुख। तो इतने सारे कारण हो गए आपके कि, तो इसमें जो है नर्वस सिस्टम आ गया, नर्वस सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, ये आर्गन्स आ गए। ये कारण के आधार पे हमारे आर्गन्स तय होते हैं कि कौन कौन सा कारण इसमें इन्वॉल्व है किसी के रोग होने के पीछे। तो अब इसमें जो है कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे हम इसको ठीक करेंगे, तो फर्स्ट आपका आता है सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। इसमें मैं एक्सटर्नल और इंटरनल, ये ओनली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ये ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है, और ये कारण का इलाज है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ट्रीटमेंट करते समय यहाँ जो मैं दवाई बताता हूँ वो क्या है, ये जो दवाई है ये ओनली द सिम्प्टोमेटिक है, यानी कि लक्षणिक आराम के लिए है। किसी भी रोगी में लक्षणिक आराम के लिए होता है कि तत्काल उस रोगी को क्या मिल जाए, राहत मिल जाए, आराम मिल जाए तत्काल में, तो ये लाक्षणिक होता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल जो होता है वो कारण के आधार पे एक्सटर्नल भी होता है। जैसे मान लो कि एंटराइटिस हुआ है, पेन हुआ है, पेट दर्द हो रहा है, स्पाज्मोटिक पेन हो रहा है, एंटराइटिस हुआ है,
तो हम F2 C5 Y या WE एप्लीकेशन यानी कि जो जो सिम्टम्स मरीज में आएगा उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। रोगी का कोई भी आ गया तो ये हमें दिमाग लगाना चाहिए कि जैसे मान लो कि जिस सिम्टम से रोगी परेशान है ज्यादा, उसको पहले हमें ट्रीट करना चाहिए, पहले हमें ठीक करना चाहिए ताकि वो तो F2 और WE पेट में F2 और WE, और मैंने कल भी बताया कि हार्मोन और YE अगर दर्द हो तो नाभि में डालते हैं, लीवर में परेशानी है तो S5 C5 F2 YE। अरे समझ, ये लीवर के कारण किसी का मान लो कि सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ है या लीवर एब्सेस हुआ है तो उसमें YE जरूरत के आधार पर WE या G, मतलब जो जो जरूरत है लक्षणी का आधार पे GBW ये लक्षणी का आधार पर प्रयोग होती है। इसीलिए हम जो बताते हैं तो उसमें आपको पर्चा लिखना सिखाते हैं कि कैसे हम दवा का प्रिस्क्रिप्शन करें और कैसे हमारा हेल्दी प्रिस्क्रिप्शन हो सके जिसमें कि त्रुटियां कम हो और रोगी को बेहतर आराम मिले, ऐसा मैं प्रयास करता हूं। इसलिए कोई इस तरह का एकदम से कि ये दवाई चलाना है ऐसा नहीं, मैं नहीं बताता हूं, उस आधार पे बताता हूं कि क्या क्या चीजें हैं। तो लीवर में आपका हो गया, स्टमक में आप इसमें C5 और WE और F2 जोड़ सकते हैं, लीवर में आप ये एप्लीकेट करवा सकते हैं। दर्द हो अगर इंटराइटिस वगैरह तो हार्मोन और YE एप्लीकेट करा सकते हैं वहां पे नाभि में। तो इस तरीके से ये चीजें हैं कि आप इसको दे सकते हैं। अब इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है WE RE जो है आपको पता है कि किसी भी तरह की अगर हमारे शरीर में फंक्शन कम हो रही है, क्रिया में कमी आ रही है तो हम RE उपयोग कर सकते हैं। तो भूख नहीं लग रही है तो हम WE और RE जो है उसको उपयोग कर सकते हैं वहां पे। आगे जो दवाइयां हैं हमारी, जो ऑर्गेनिक दवाइयां हैं, जो जो अंग इन्वॉल्व है उस हिसाब से हम उपयोग करते हैं, चाहे वो इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो, स्टमक इन्वॉल्व हो और उस स्टमक में क्या क्या डिजीज हुआ है, किस कारण से चीजें हो रही है। तो मान लो उसको अगर स्टमक इन्वॉल्व है उसका, ठीक, स्टमक इन्वॉल्व है या लीवर इन्वॉल्व है तो हमारी जो दवाई होती है इसमें S1 है, S2 है, S5 है, S10 है, अरे समझ में एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप की इतनी सारी दवाइयां हैं। उसके बाद कैंसरोसो ग्रुप की C1 है, C5 है, C10 है। ये हमारी उस आधार पे होती है कि कौन सा अंग इन्वॉल्व है। F1 है, फिर A1, A2, A3, ये आपका हो गया। इसमें C10, C15 भी है, C15 कारण के आधार पे C15 भी है।
अगर मान लो कि वर्म है तो फरवन, इसमें फरवन भी है, फरवन वर्म के आधार पे, वर्म मान लो है किसी बच्चे को भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खा रहा है, तो फरवन आपका लीवर, इंटेस्टाइन और स्टमक, 3 ऐसे अंग हैं। और F1 नर्वस सिस्टम, मान लो कि उसको भय, दुख, चिंता से है तो F1WE। दवाइयाँ बहुत कम चलेंगी, ऐसा नहीं है कि ये सब दवाइयाँ उठा के देना है, लेकिन आपको जज करना पड़ेगा कि किस कारण से चीज़ें हो रही हैं, किस कारण से हम चीज़ों को दे सकते हैं, और किस, जैसे मान लीजिए कि S5, S10, S2 या S1 किस आधार पे हम इसको देंगे, और वो रोगी जो है उस अंग जो है वो ठीक होगा और रोगी को भूख लगना शुरू हो जाएगा और रोगी खाना खाना शुरू कर देगा। मेटाबॉलिक है, अगर मान लो मेटाबॉलिज्म, स्लो मेटाबॉलिज्म है तो L1 खाने से पहले, S10, S3 खाने के बाद। अगर मान लो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है इंटेस्टाइन में, तो यस लास्ट रात में सोते समय, यस लास्ट रात में सोते समय इसको देना चाहिए। साथ में हम भरटू भी दे सकते हैं रात में जरूरत के आधार पे, या यस लास्ट से कॉन्स्टिपेशन के कारण भूख नहीं लग रहा है तो यस लास्ट दे सकते हैं इसको। तो जो कारण है, मान लो लीवर कारण है तो लीवर की दवाई, इंटेस्टाइन कारण है तो इंटेस्टाइन की दवाई, और जो कारण आपको समझ में आ रहा है रोगी को, तो वो दवाई आप बना के उसको दे सकते हैं। सिंपल वे में आप S5 F1 यूज करेंगे या S1 और F1 यूज कर सकते हैं, S1 अल्टरनेट F1 दे सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो S5 F1 आप दे सकते हैं, S9 जिसको बोलते हैं, या S1 और F1 दे सकते हैं अल्टरनेट, या S2 दे सकते हैं। उसको जब चीजें ना समझ में आए कि इसको क्या देना है तो इस आधार पे आप इसको दे सकते हैं। तो कोई भी एनोरेक्सिया का रोगी आएगा तो कुछ ना कुछ कारण होगा, उसके रोग होने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, उस कारण को ढूंढेंगे और इन्हीं दवाइयों में से दवाइयाँ सेलेक्ट होंगी और वो दवाइयाँ सेलेक्ट करके हम देंगे और रोगी ठीक हो जाता है उन दवाइयों से। तो ये एनोरेक्सिया का ट्रीटमेंट है। एनोरेक्सिया जो है इस तरीके से आसानी से हम ठीक कर सकते हैं एनोरेक्सिया के रोगी, यानी कि भूख न लग रहा हो। इसमें S6 भी है, किडनी के कारण हो रहा है तो S6 है, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ ट्रीटमेंट आपका एनोरेक्सिया का, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप आसानी से ठीक कर सकते हैं इस बीमारी को।